नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और जैसे कि आज देखा होगा आपने कि आवाज़ अड्डा बिल्कुल एक नए दुनिया के शो में जा रहा है, बॉलीवुड में। करण जौहर का दर्द क्या है। दरअसल करण जौहर ने एक बड़ी बात कही और उनके मन का दर्द छलका या उनकी वो परेशानी छलकी जो शायद उन जैसे लोगों ने क्रिएट की। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ के बजट की फिल्म के लिए स्टार भी 40 करोड़ मांगता है, तो फिल्म कैसे बनेगी। यानी फिल्म के बजट के बराबर या उससे ज़्यादा या उसके 80% तक अगर स्टार या हीरो मांग रहा है तो फिल्म कैसे बनेगी। उन्होंने कहा कि अब मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं देता, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई इतने पैसे मैं नहीं दे सकता और बाय बाय कह देता हूँ। किसी नए को मौका दे सकता हूँ। आउटसाइडर को मैंने लिया लेकिन मुझे कोई तारीफ़ नहीं मिली। शायद वो किल फिल्म का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने राघव जुयाल को लिया और उस फिल्म को उन्होंने बनाया क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आने की बात थी। इसके बाद वो कहते हैं कि फिल्म देखना बहुत महंगा हो गया है। जब सिनेमा घरों में मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म जाती है तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। ये बात सच है। हम सब ने कभी न कभी या हर हफ्ते बहुत सारे लोग जाते हैं, तो जब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो उसमें टिकट के दाम तो महंगे होते ही होते हैं, उसके साथ जो आप खाने पीने को लेते हैं वो भी बहुत महंगा होता है। पॉपकॉर्न का टब ही आपको हो सकता है 500, 600, 700 रुपये का मिले। तो उनका कहना है कि अगर 4 आदमी की फैमिली जा रही है और पूरी तरीके से वो फिल्म को एंजॉय करेगी तो शायद उसके 10,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। आप सोचेंगे कुछ ज़्यादा एग्जिगरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं तो इतना पैसा आपका खर्च हो सकता है। यहाँ करण सही कह रहे हैं कि इतना पैसा लग सकता है क्योंकि अब मल्टीप्लेक्स एक्सपीरियंस सेंटर ज़्यादा है, सिनेमा हॉल कम। क्यों ऐसी न बताइए। क्या फिल्में अच्छी नहीं बन रही, चल नहीं पा रही हैं, इसलिए स्टार का नाम यूज़ करना पड़ता है। और मल्टीप्लेक्स के सामने ये चैलेंज है कि अगर फिल्में अच्छी नहीं बनेंगी तो स्टार के नाम पे ऑडियंस को लाया जाए और उनको एक एक्सपीरियंस के नाम पे वहाँ रोक के रखा जाए 2-2.5 घंटे की फिल्म देखने के लिए। और इस बीच अगर उनको खाने पीने को भी मिले तो शायद वो बैठे रहेंगे। क्या ये हकीकत है। दरअसल पूरे बॉलीवुड की जो हकीकत है ना, इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है। बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही थी लेकिन अब खुल के इसलिए सामने आ रही है क्योंकि साल भर में जितनी फिल्में बनती हैं उसमें से ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। स्टार बहुत पैसे लेते हैं। जो बड़े बड़े नामी गिरामी जिनके आप फ़ैन हैं, जिनके आप पोस्टर लगा के रखते हैं, वो इतने पैसे लेते हैं कि प्रोड्यूसर दे नहीं पाता, या अगर देने की कोशिश की तो उसके बजट का, यानी 100 रुपये की फिल्म बन रही है तो शायद 60-70 रुपये वो ले लेगा, बाकी 30% में बाकी काम बनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हॉलीवुड में फार्मूला जो चलता है या बॉलीवुड में चलता है वो क्या है। हॉलीवुड में जब फिल्म बनती है तो मान लीजिए 100 रुपये खर्च हुए तो उसमें 30 रुपये टॉप स्टार कास्ट पे खर्च होते हैं, 70 रुपये बाकी सब चीज़ों पे खर्च होते हैं। भारत में इसका उल्टा है। यहाँ पे 70% हीरो ले जाता है, स्टार ले जाता है, बाकी 30% में सेकेंड लीड, थर्ड लीड, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सब कुछ उसमें शामिल है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है पूरा फिल्म का, क्या इसमें प्रॉब्लम आ गई है और इसके जिम्मेदार कौन है। क्या करण जौहर ये जो 4-5 बड़े घराने हैं जिनको हम बांद्रा जुहू के नाम से भी जानते हैं कि 4-5 बड़े लोग हैं, उन्होंने ये सिचुएशन पैदा की, या फिर स्टार्स के दिमाग इतने चढ़ गए हैं कि उनको लगता है कि मेरे नाम पे ही फिल्म अगर चल रही तो मुझे इतना पैसे तो मिलने ही चाहिए। बाकी आप देखिए। तीसरा चैलेंज एक आ रहा है OTT की तरफ से। कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ग्लोबल कंटेंट आ रहा है, तो ये मजबूरी भी नहीं है कि हर वीक जाके हम मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखें और पैसे बहुत खर्च करें। हो सकता है कि आप घर में बैठे देख लें, या जिस फिल्म को आप देखना चाहते हैं 15 दिन बाद वो आपको OTT में मिल जाती है, 20 दिन बाद मिल जाती है, और आप कई बार अफसोस भी नहीं करते कि अच्छा हुआ नहीं देखा। अभी रिसेंटली कई फिल्में आई शाहरुख खान की जिनको आपको देख के बहुत सारे लोगों को लगा कि अच्छा हुआ फिल्म नहीं देखी है मल्टीप्लेक्स में, क्योंकि बहुत पैसे लगे, इतनी इस तरह की फिल्में नहीं हैं। तो क्या ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिस पर अब डिस्कस करने की ज़रूरत है। और करण जौहर का जो दर्द है ये वाकई एक तरफा है या स्टार्स के भी दिमाग वैसे ही चढ़े हुए हैं, और प्रोड्यूसर्स के भी। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो पैसे नहीं देते टाइम पे। स्टार के तो नखरे झेल लेंगे, स्टार के मेकअप मैन को भी 1 लाख रुपए दे देंगे रोज के हिसाब से, लेकिन जो बेचारा छोटा आर्टिस्ट है उसको नहीं देते पैसे, क्योंकि सब स्टार के नखरे झेलने हैं। कोविड के बाद से ऐसी खबरें, ऐसी चर्चाएं बॉलीवुड में कि ट्रिपल कर दिया उन्होंने अपने खर्चे, अपने पैसे लेना।
उनने और उनके स्टाफ ने। तो इस सब पे आज हम बातचीत करने वाले हैं कि दरअसल ये प्रॉब्लम है क्या, करण जौहर की दिक्कत क्या है और कितनी वाजिब है, और क्या वो या उनके जैसे जो बड़े फिल्म घराने हैं, यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन, विजयन जी, ये सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या। बातचीत करने से पहले मैं आपको ये भी सुनाना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ताल बना चुके हैं, एक बार फिर से सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली है। मौका ये ज़रूर था, लेकिन मेरे सहयोगी विशाल चटकारा ने बात की सुभाष घई से और उनसे ये पूछा कि करण जौहर के उस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि फिल्म में आजकल स्टार्स बहुत पैसे मांगते हैं, फिल्म बनाना मुश्किल है और साथ ही मल्टीप्लेक्सेस में जाना भी मुश्किल हो रहा। सुभाष घई की भी मुक्ता आर्ट्स नाम से एक चेन चलती है सिनेमा हॉल की। आइए सुनते हैं। करण जौहर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि ही हैज स्पोकन अबाउट हाई स्टार फीस, सेइंग कि कई एक्टर्स 40-40 करोड़ मांगते हैं व्हेन उनकी फिल्में लास्ट 2 फिल्में नहीं चली हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑफ एक्टर्स आस्किंग फॉर सच हाई प्राइस? क्योंकि कोई भी चीज जब 100 रुपए की बनाई जाए उसकी एक परसेंटेज बनती है कि अगर 100 रुपए की पिक्चर बनानी है हमने, मान लीजिए, तो 50 रुपए तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, फिर 20% एक्टर को चाहिए, 20% टेक्नीशियन को चाहिए, 10% प्रोड्यूसर का मार्जिन होना चाहिए, उसमें मार्केटिंग के परसेंटेज है। लेकिन जब 100 रुपए की पिक्चर में आप 80% एक्टर को दे देंगे, फिर प्रोड्यूसर रोएगा ही। You know, today there's a lot of talk going around high ticket prices, especially of cola and popcorn. आप भी एक थिएटर चेन ओन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने ठीक कहा, हमारी कंपनी मुक्ता आर्ट्स जो है, मुक्ता आर्ट सिनेमा भी है हमारे कुछ सिनेमा हैं भारत में, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बजटरी टिकट रखिए आप। बजटरी टिकट का मतलब जिसमें कि एक आम परिवार जो है वो अफोर्ड कर सके, समोसा भी, चाय भी, कोका कोला भी, कॉर्न और पिक्चर भी जो है। हुआ ये है कि इस कंपटीशन के अंदर 10, 12, 15 साल के अंदर हमने उसको लग्जरीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना कर दिया कि थिएटर वालों को उसकी वसूली करने के लिए उसकी टिकट बढ़ानी पड़ी। इसी ये और ये सोचे बिना कि भाई लोग फिल्म देखने आते हैं, वहां पर सोने के लिए नहीं आते। सुभाष जी, आपकी फिल्म 25 साल बाद री रिलीज होने जा रही है ताल सिनेमा घरों में, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस फिल्म की री रिलीज से? सर, जिस फिल्म को 25 साल हो जाए उससे क्या उम्मीद हो सकती है कि वो फिल्म जो है अपने मेरिट्स पे ठहरी ना कहीं। मैंने कोई मार्केटिंग से या मैंने अपने कोई टैक्स से तो उस फिल्म को एस्टैब्लिश नहीं किया, क्योंकि हर फिल्म अपने अस्तित्व पे चलती है, अपने डिग्निटी पे चलती है। इतना जरूर है कि जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो फिल्म को मैं कभी भी आंकड़ों से नहीं तोलता, मैं उसको उसकी गहराई से तोलता हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट है, जो ट्रीटमेंट है या म्यूजिक है, वो उसमें सच्चाई कितनी है। तो इसीलिए वो जो सच्चाई है वो 15 वीक चलाने के लिए या 5 वीक चलाने के लिए नहीं होती। वो ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, मेरे हमेशा मन में रहता है ये। तो ये थी सुभाष घई की बातचीत, जो उन्होंने हमारे सहयोगी से बातचीत की और उन्होंने साफ कहा कि अफोर्डेबल रखना ज़रूरी है और स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है, मैं आपका परिचय कराता हूँ। जाने माने निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। गदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक नाम से ही आप समझ जाइए कि अनिल जी किस तरह की फिल्में बनाते हैं। आशु त्रिखा जी हैं, इन्होंने भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई हैं। दीवानापन, कोयलांचल, एनबी जैसी बड़ी फिल्में आपने ज़रूर देखी होंगी। इसके साथ ही जाने माने एक्टर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी, मतलब 70-80 तो फिल्मों में, बहुत सारी सीरीज़ में, फिल्म में काम कर चुके हैं। 2 और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, फिल्म आलोचक, लेखक और बहुत लंबे समय से न सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स को बहुत करीब से जानने वाली भावना सुमैया जी पद्मश्री हैं और 13 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं। बच्चन जी पे ट्रायलॉजी लिखी है। तो बहुत ही करीब से उन्होंने इस चीज़ को देखा है। और साथ ही ये धंधा दरअसल कितना महंगा हो रहा है, इसको समझेंगे एलारा सिक्योरिटीज़ के मेरे मित्र सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तौरानी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी दिलचस्प चर्चा होने वाली है। अनिल शर्मा जी, क्या है करण जौहर का दर्द जो कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया है?
माहौल तो उन लोगों ने ही बनाया ये है। करण जौहर का ही दर्द नहीं है, हम्म, ये करण जौहर साहब का ही दर्द नहीं है, हर ऑडियंस का दर्द है कि टिकटें वाकई बहुत महंगी हो गई हैं। शायद सिनेमा के एक्सपेंसेस, शायद उसकी रियल एस्टेट वैल्यू बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इस वजह से ये है, वट एवर द रीज़न इज़, मगर टिकटें बहुत महंगी हैं। आज किसी दिन जब भी सिनेमा डे होता है तो देखिए, छोटी से छोटी फिल्म जिसको कोई नहीं जानता वो भी 4-4, 5-5 करोड़ का बिजनेस एक दिन में कर जाती है। तो एक्चुअली क्या है, जो ऑडियंस, जो भारत की ऑडियंस जो फिल्म देखना चाहती है, जो बॉम्बे और वर्सोवा और खार और बांद्रा और नोएडा और जो बड़े बड़े सेंटर्स है वहाँ नहीं रहती, जो भारत की असली पब्लिक है, जो छोटे छोटे शहरों में रहती है, जो फिल्म की एक्चुअली रियल क्रेजी है, जो फिल्म को पसंद करती है, उन बेचारों की हैसियत ही नहीं है, वो उनकी अफोर्ड ही नहीं कर पाते सिनेमा में जाना और वहाँ समोसे खाना। अभी मैं एक बीकेसी में एक थिएटर में गया था, 250 रुपए का एक समोसा, बताइए कोई कैसे खा सकता है, जरा मुझे कोई समझाया जाए। तो ये सब जो चीजें हैं बहुत ही मुश्किल है। आज जो गदर ने जो इतना बड़ा बिजनेस किया, उसका रीजन यही था कि हमने हमारा टिकट साइज 200 रुपए के ऊपर, 200-250 के ऊपर था ही नहीं, एवरेज प्राइस, तो इसीलिए बहुत सारे आम आदमी आ सके। तो ये तो दर्द करण जौहर साहब ने बिल्कुल सही उठाया है, उनका ही नहीं पूरे भारत का। हर व्यक्ति जो फिल्म से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जो सिनेमा पसंद करता है, उसका दर्द है, और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलना चाहिए कि ये अफोर्डेबल बने। आदमी थिएटर में नहीं, कोई लेजर के लिए नहीं जाता, अनिल जी, लेजर के लिए नहीं, सिनेमा अनिल जी, देखने जाता है। अनिल शर्मा जी, फिल्म जब महंगी आप बताइए। बनाएंगे, आप बड़े बड़े स्टार को 70% पैसा दे देंगे, 30% में बाकी सबको देंगे, तो फिल्म महंगी बनेगी, तो फिर मल्टीप्लेक्स में भी महंगी है। मल्टीप्लेक्स को भी तो 3 दिन के अंदर पैसा निकालना है। बात देखिए, बात क्या है, मैं उस टॉपिक पर भी आ रहा हूँ। ये बात भी बिल्कुल राइट है कि भाई जब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की थी, मैं बी.आर. चोपड़ा साहब का असिस्टेंट था, तो वहां मुझे पहली शिक्षा मिली थी कि 30% के अंदर एक्टर और टेक्नीशियन आने चाहिए, और 50-60% जो है पिक्चर में लगना चाहिए, और 10 और 20% के अंदर मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर आना चाहिए। यानी कि 30% एक्टर और टेक्नीशियन का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% कलाकार का होना चाहिए। ये अमेरिका में भी आज यही चल रहा है अभी भी। वो तो हिंदुस्तान में कुछ बड़े बड़े जो हमारी कंपनी के बड़े बड़े जो मेकर्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, स्पेशली बॉलीवुड के अंदर, यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। साउथ में बड़े एक्टर प्राइस लेते हैं, तो कम से कम अब देखिए ना, साउथ में बड़ा एक्टर प्राइस ले रहा है तो 7 दिन एडवांस में तो फुल करता है। एक्टर का प्राइस लेना तब बनता है जब वो 7 दिन एडवांस में फुल करे, लेकिन 7 दिन तो छोड़ो, यहाँ 7 शो फुल नहीं कर पाता एक्टर। तो प्राइस ज्यादा देना तो बिल्कुल ही गलत है, और इस सिस्टम को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। इस सिस्टम को चेंज करना ही होना ही चाहिए। इसके लिए ये टीवी पे बैठ के ये बात करने से नहीं होगा। इस बात को सारे जितने बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो के जिनके हाथ में पावर है, और जो एक्टर्स हैं, उनको बैठ के डिसाइड करना होगा कि भाई हम प्राइस कम लेते हैं और प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। प्रॉफिट आता है तो सब शेयर लें। एक सिस्टम तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। दूसरा, थिएटर ओनर्स के साथ बैठना पड़ेगा और वो कहे कि भाई अफोर्डेबल टिकट्स हो, अफोर्डेबल समोसे हो, अफोर्डेबल सब कुछ हो, और उस हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। ये 2 चीजें करेंगे तो ही सिनेमा आम आदमी तक पहुंचेगा और सिनेमा का भविष्य बदलेगा। नहीं, सिनेमा का भविष्य तो अनिल जी तब बदलेगा जब कंटेंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन उस तरफ आज हम नहीं ले जा रहे हैं। मनोज जी से जाते हैं। मनोज जी, कौन दोषी है इसमें? एक्टर ज्यादा पैसे ले रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, या ये सर मर दिया गया कि मल्टीप्लेक्सेस में बहुत पैसे लिए जा रहे हैं? नो डाउट अबाउट लिए जा रहे हैं, लेकिन कहानी कहीं और से शुरू हो रही है क्या? सर्वप्रथम तो ये चर्चा लाने के लिए लोगों के समक्ष आप सब CNBC का बहुत बहुत आभार। और सर्वप्रथम करण जौहर जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि चलो इतने वर्षों में उन्होंने इस विषय को आज वाचा दी है कि इसको लोगों के समक्ष रखा। तो ये ईश्वर ने ही उन्हें बुद्धि दी है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक बात कि ये 3 ट्रैक पर चीज मैं जो समझ रहा हूं, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं, मैं तो अभिनेता हूं, लेकिन यदि इस इंडस्ट्री को बचाना है तो सभी ने मिलकर आगे आना होगा। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ने एक होने की जरूरत है, सारे प्रोड्यूसर्स ने। जो मुझे लगता है साउथ में है, हमारे यहां इतनी एकात्मता दिखने को नहीं मिलती है।
दूसरी एक बात कि मल्टीप्लेक्स आज 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश है। मनोरंजन के लिए सिनेमा ये हमारा बहुत वर्षों से वी आर स्टोरी टेलर्स, ये हजारों सालों से हम स्टोरी टेलर्स हैं। तो ये कहना कि ओटीटी आया इसलिए ये नहीं चल रहा है, लेकिन सारे एक्टरों ने भी सोचना चाहिए, प्रोड्यूसरों ने भी सोचना चाहिए और जो थिएटर की चेन है, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि यदि इस आर्ट को, कॉमर्स को साथ में मिला के चलना होगा, तो सबको मिलकर चलना होगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। दूसरी एक बात कि जो चेन्स हैं, आज एक परिवार यदि फिल्म देखने जाता है, जो करण जी ने बात बोली है कि 4 से 5 हजार रुपए का यूं खर्चा हो जाता है। समोसा इतने का, ठंडा इतने का, कॉफी इतने की, जो भी है। और एक कॉमर्स की भैया मेन एक्टर्स इतना पैसा लेते हैं, जो बात सुभाष जी ने बताई या अनिल जी ने अभी बात की, तो वो उसका रेशो भी एक एक लेवल पे होना चाहिए। नहीं तो प्रोडक्ट ही अगर 100 रुपए का बनेगा, ओके, तो वो 150 रुपए में बिकेगा नहीं बिकेगा मालूम नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूं आप भी समझ रहे हैं, सब बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जितने भी सिंगल थिएटर्स हैं, सिंगल थिएटर्स, वो आज शायद यूपी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कुछ अच्छा, तो सारे सिंगल थिएटर को यदि थोड़ा बहुत छोटे पैमाने पे ब्याज पे यदि लोन देकर यदि उसकी साउंड सिस्टम सुधारे और उसको भी मल्टीप्लेक्स जैसा ही बनाने को मदद करे, तो मुझे लगता है जो मृतप्राय अवस्था में है सिंगल थिएटर वो जी। जिएंगे। और दूसरी एक बात सॉरी, हर गवर्नमेंट ने, हर राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में छोटे छोटे जो मुक्त जगह है उसमें यदि बलून जी। बनाए जाए, तो मुझे लगता है 99-100 रुपए की टिकट में सारे चलेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि ये पूरा एक जो ये हो गया है, उसको सुधारने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और सबने मनोज जी मिलकर देखिए, सुधारना है। मनोज जी, कला को अगर सरकार के टैक्स रिबेट से हम चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन कला को कॉमर्स भी चाहिए, कला को पैसे चाहिए, मैं इससे एकदम एग्री हूँ, थिएटर को भी पैसे चाहिए। लेकिन अगर पूरा फोकस इस बात पर है कि 500 करोड़ की फिल्म बना के 1000 करोड़ निकालने हैं, इसलिए किसी बहुत बड़े स्टार को लेके आओ और उसको बहुत सारे पैसे दो, उसके नाम पे ईद और दिवाली में पूरे देश की मल्टीप्लेक्स की चेन बुक कर लो और किसी अच्छे फिल्म को रिलीज़ ना होने दो। मैं ये भी कह रहा हूँ कि रिलीज़ नहीं होने देते, सब बुक रहती हैं और उसके बाद जब पैसा नहीं निकलता तो दोष ये दिया जाता है साहब एक्टर बहुत पैसा मांगते हैं। तो ये कौन रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे है। मैं एक और हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैं उनसे भी लेता हूँ। त्रिखा साहब, आप तो फिल्म बनाते हैं सर, अगर इस आर्ट को हम इस जगह पे लाके खड़ा कर रहे हैं कि साहब मल्टीप्लेक्स वाले बहुत वसूलते हैं, आप उनको बेच कितने गिर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो रही, और कोई फिल्म 3 दिन से ज़्यादा चलने को तैयार नहीं है, इक्का दुक्का फिल्म होती है जो हफ्ता क्रॉस कर पाती है, तो फिर ये तो साइंस तो वहीं से गड़बड़ हो रही है ना, पूरी मैथमेटिक्स। अभी करण जी से मैं पूछूंगा, आप बताइए सर, आप तो फिल्में बना भी चुके हैं, एक्टर्स के साथ भी रह चुके हैं, स्टार को भी देखते हैं आप, क्यों इतना पे किया जाता है स्टार्स को, क्या डील होती है? हाँ, ये इस चीज को ना अनिल जी ने बड़ा अच्छा समझाया कि पूरे फिल्म को अगर 100% में अगर आप इसको बांट दें तो उसमें से कुछ कुछ भाग अगर सब जगह जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की इकोनॉमी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, करण का जो दर्द है वो सबका दर्द है, ये भी अनिल जी ने कहा, एब्सोल्युटली है। ये सिर्फ फिल्म में जाने वालों का नहीं है, फिल्म बनाने वालों का भी है, फिल्म में काम करने वालों का भी है, सबका प्रॉब्लम है। अगर हम दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे तो हमको इसका सोल्यूशन कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। जब तक हम इसको अपना प्रॉब्लम समझ करके इसकी तरफ सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम बना रहे। जहां तक का एक्टर को, और देखिए मेरा कुछ थोड़ा सा अलग मानना कि यस, आपको पहले तो आपका कंज्यूमर, हम जो भी बनाते हैं अपने कंज्यूमर के लिए बनाते हैं। आज हम फिल्में बना रहे हैं तो हमारे ऑडियंसेस के लिए बना रहे हैं, हमारे लोगों के, हम दर्शकों के लिए बना रहे हैं। हमको उनकी टेस्ट और उनकी पॉकेट को समझना बहुत जरूरी है।
हम जितना उससे एलिनेट होंगे, जितना उससे दूर होंगे, उतना हमारी फिल्में भी दूर होंगी। ये एक एक सवाल का एक सिंपल उत्तर का जिसका जवाब नहीं मिल सकता। मैं आपको बताता हूँ, अगर एक फिल्म एक थिएटर में 5 फिल्में एक थिएटर में लगती हैं और पांचों जो है वो पांचों फिल्में जो है वो अलग अलग स्तर की हैं। एक जो है A+ की है, एक ए की है, एक A- की है। मैं स्टार्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, स्टार वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और एक जो है वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स एक्टर्स सुपर हैं, लेकिन वो स्टार वैल्यू नहीं है। अब मैं एक दर्शक वाला अगर दर्शक हूं और मैं पिक्चर में जाना चाहता हूँ फिल्म देखने के लिए, तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? मेरा ऑप्शन होता है कि मैं स्टार के वहां जाकर के फिल्म देखूं, बिकॉज टिकट प्राइसेस हर फिल्म की सेम है। अगर हम इस प्राइसेस को उसके स्तर के हिसाब से बांट दें, आपको ऑडियंसेस को भी चांस मिलता है कि ठीक है, इसमें स्टार नहीं है लेकिन मुझे 200 रुपए की जगह पे 150 रुपए में टिकट देखने को मिल रही है, 100 रुपए की टिकट देखने को मिल रही है, तो मैं उस फिल्म को भी एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, एक चांस देता हूँ कि मैं जाकर के ये फिल्म देखूं। ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हु योर कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर कौन है, उसकी टेस्ट क्या है, उसकी फिल्मों की टेस्ट क्या है, और वो अपने जेब में उसके कितने पैसे हैं। हम आखिरकार उनको केटर कर रहे हैं, ना कि अपने ईगो को और अपने लोगों को। ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी जी त्रिखा जी, मैं ये कह रहा हूँ, है। जी धर्मा हो, यशराज हो, फरहान रितेश हो, विजयन हो, जी कोई भी हो, जी आप लोग बेट क्या कर रहे हैं? आप बेट कर रहे हैं स्टारडम को और उसके हिसाब से फिल्म बना रहे हैं। फिर जब वो फिल्म से पैसा नहीं बन रहा है तो आप कोस रहे हैं कि आप बहुत पैसे लेते हैं ये लोग। आप तो बिजनेस को ऐसा बेट कर रहे हैं, इसको कला वाला छोड़ दीजिए। अभी प्योर बिजनेस की तरह आप कर रहे हैं और वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। अब ज़रा दूसरे साइड से आइए, भावना जी के पास चलते हैं। भावना जी, आपने तो बहुत लंबा समय गुजारा है, आपसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में वॉचर के तौर पे किसी के पास होगा। क्या बच्चन साहब के ज़माने में भी, उस दौर में भी यही होता था कि स्टार पूरे बजट का 70% ले जाएगा? यानी उनके उस ज़माने के मतलब जो उनके मेकअप आर्टिस्ट थे, क्या दीपक जी को भी उतने ही पैसे मिलते थे जो आज लोग वसूल लेते हैं, कि खुद तो ले रहे हैं उसको भी दिलवा रहे हैं? क्या होता था उस समय? सबको मैं बहुत शांति से सुन रही थी और मुझे लगता है कि बात करण जौहर की, मल्टीप्लेक्सेस की, या किसी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर या एक थिएटर की नहीं है। इस तरह का विवाद हर दशक में हुआ है, इस तरह की बातें हर दशक में हुई है, एंड एवरी सिंगल टाइम इट सीम्स लाइक इट इज समथिंग न्यू, बट एक्चुअली इट इज समथिंग ओल्ड। ये एक चेन है और एक इंसान से नहीं हो रहा है। करण जौहर ने ये बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बात स्टार्स के पैसे लेने की नहीं है। स्टार की जो फीस है वो तो सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सबको पता है। इट इज द एडिशनल एक्सपेंडिचर्स दैट कम विद द बैगेज। पुराने जमाने में एक हीरो या हीरोइन के सेट पर या तो उनकी माँ या उनका परिवार आता था, और जो हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन होते थे वो तो प्रोड्यूसर के खर्चे पर होते थे। धीरे धीरे उसमें एक स्पॉट बॉय होने लगा, और आज तो एक जब स्टार सेट पर आता है तो उसके साथ 20 लोग आते हैं, क्योंकि उनके ब्रांड मैनेजर होते हैं, उनके पर्सनल वार्डरोब मैनेजर होते हैं, उनके पब्लिसिटी मैनेजर होते हैं, कुछ और मैनेजर होते हैं, मुझे नाम भी अभी वो सब मैनेजर्स के हैं नहीं। उसके बाद जितनी सुविधाएं आएगी उतने ही ज्यादा खर्चे आएंगे। जब 90s में मल्टीप्लेक्सेस आए तो हम सब ने कहा कि वाओ, द थिएटर्स गोइंग टू बी फैबुलस, इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस। मगर हमने जो पुराने सिंगल स्क्रीन्स में एक लोअर स्टॉल होता था, वो ऑडियंस को हमने बंद कर दिया। जब मैं बड़ी हो रही थी तो लोअर स्टॉल होता था, अपर स्टॉल होता था और बैल्कनी होती थी। बैल्कनी में अमीर लोग बैठते थे, अपर स्टॉल में हम जैसे मिडिल क्लास लोग बैठते थे, और लोअर स्टॉल में जो वो पैसे फेंकने वाले बैठते थे। और ये तीनों के जो रिएक्शंस होते थे उससे एक होलसम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस होता था। आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वन फैक्टर। मल्टीप्लेक्सेस आर नॉट एट फॉर इट। इतने महंगे थिएटर बनाएंगे तो उसका पैसा तो उनको निकालना ही है। जिस तरह से हम अस्पताल में जाते हैं, बड़ा बिल्स देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा
अपैरेटसेस और सारे मशीन्स लगाए हुए हैं, उसका पैसा कौन देगा? हम दर्दी ही देंगे। फिर देखो तो ज्यादातर जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर्स भी है, एंड समटाइम्स दे आर राइटर्स आल्सो। उसी तरह से एक्टर्स भी ज्यादातर प्रोड्यूसर्स भी हैं, और या तो वो राइटर्स है या वो म्यूजिक डायरेक्टर्स है। सो एवरीबडी इज कंट्रोलिंग मोर देन वन टेरिटरी। पुराने जमाने में राइटर्स 3 डिपार्टमेंट में होते थे, एक होता था स्टोरी राइटर, एक होता था स्क्रीन प्ले राइटर, एक होता था डायलॉग राइटर। So there was a perspective on the screenplay. There was a kind of a magic to the screenplay. अब सारी चीजें एक ही आदमी लिखेगा तो उसका पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। यश चोपड़ा ने मुझे एक बार कहा कि मनीष मल्होत्रा का जो कॉस्ट्यूम का बजट है, उतने बजट में मैं एक जमाने में पूरी फिल्म बनाता था। तो अभी अगर मनीष मल्होत्रा की ग्लैमरस कॉस्ट्यूम इज गोइंग टू अपलिफ्ट द फिल्म, देन ही हैज टू बी पेड। And the makeup man or the hairdresser are also an art, an expertise. They have to be paid. We cannot be resenting that. भावना जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। और अमिताभ बच्चन की आप बात कर रहे थे, उनके सुपरस्टारडम के टाइम पर उनका मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम, क्योंकि मैं ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, मगर जो बातें हमारे ऑफिसेज में आती थी कि उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता था प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का, बिकॉज ही वाज द अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 10। ठीक है, उनको ही यूज्ड टू टेक अ टेरिटरी। नहीं भावना जी, प्रॉब्लम जानते क्या भावना जी, ताकि जो बॉम्बे का बिजनेस है उनकी फीस होती थी। इस समय मुझे लगता है कि जो समस्या करण जौहर लेके आ रहे हैं वो बड़े प्रोड्यूसर्स की, बड़े बजट की फिल्मों की है कि उसमें कुछ लोगों को तो बहुत पेमेंट हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जो सुपरस्टार है उसके सारे खर्चे, उसके साथ जो 100 लोगों की, 50 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की टीम चल रही, उसको बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके नीचे की जो स्टार कास्ट है, जो सेकंड थर्ड लीड में है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनको मिल रहे हैं क्या उतने पैसे? तो आपकी बात जो ये है बड़ी वाजिब है कि हेयर ड्रेसर एक आर्टिस्ट है, उसको पैसे मिलने चाहिए, लेकिन एक जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है उसको क्यों नहीं मिलने चाहिए पैसे? मगर आपको किसने कहा कि उनको नहीं मिलते? उनको बहुत कम मिल रहे हैं। मनोज जी बताइए कितना उनके बीच में कितना चल रहा है? बैठे हुए आर्टिस्ट में आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि क्या है कि जो अभिनेता होते हैं, चरित्र अभिनेता होते हैं, उनके साथ बार्गेनिंग बहुत होता है कि नहीं फिल्म का बजट है, ये है वो है। तो वो जो एक्टर है, पहले देखो सर कन्वेंस भी मिलता था छोटे एक्टरों को। मैं चरित्र अभिनेता हूं कि नहीं, छोटे छोटे एक्टरों को कन्वेंस भी मिलता था। वो कन्वेंस भी गायब हो गया धीरे धीरे, क्योंकि आर्टिस्ट के टैलेंट की फीस है। आर्टिस्ट अपने घर में नल में पानी आता है, पेट्रोल डीजल नहीं आता। वो अपनी गाड़ी में डीजल डाल के या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से अगर आता है तो उसको पहले कन्वेंस भी मिलता था, लेकिन वो कन्वेंस गायब हो गया। तो चरित्र अभिनेताओं को जो फीस मिलती है, वो जब ये सब होता है, आज जिस विषय को वाचा है, उसके बाद उसके साथ बार्गेनिंग होती है कि नहीं यार थोड़ा सा बट एडजस्ट कर लो भाई, कम है जरा प्लीज। ऐसे उनके साथ होता है। तो मैं मजाक में करता हूं कि जो जिनको अभिनय आता है उनके साथ बार्गेनिंग होता है। जी। इसके लिए मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट को ही ब्लेम करूंगी। या तो आप वो प्राइस में काम करने के लिए तैयार हो, या तो आप कहिए कि मैं टैलेंटेड एक्टर हूं, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं नहीं करूंगा। नहीं वो तो नहीं पर बिल्कुल सही बात मनोज। नहीं भावना जी एक सेकंड रुकिएगा। आपकी इस बात का मेरे पास बहुत अच्छा सवाल है, एक सेकंड रुकिए, मैं करण को बीच में ले आता हूँ। करण, चूंकि उस क्वेश्चन को मैं रखूंगा, वो बहुत सबसे बड़ा आज इंडस्ट्री क्वेश्चन जो भावना जी जवाब देंगी। सुनिएगा आप, डायरेक्टर साहब भी और प्रोड्यूसर भी लोग। करण, ये जो बिजनेस है फिल्म का, इसमें जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनके लिए फिल्म एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कोई उनका नियंत्रण है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये धंधा कैसे चल रहा है फिर? देखिए, ये पैनल में बहुत लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। किसी ने बोला कि टिकट प्राइस ऐसा होना चाहिए, मल्टीप्लेक्स की प्रॉब्लम है कि टिकट प्राइस इतना हाई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि टैलेंट का कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। मेरा ये कहना है कि इसमें आपको सबको ब्लेम करना पड़ेगा, सिर्फ एक एंटिटी को ब्लेम आप नहीं कर सकते हो। पहले हम आते हैं मल्टीप्लेक्स पे।
तो अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें, मतलब कोविड के बाद से मल्टीप्लेक्स को ओटीटी की वजह से काफी झटका लगा है। अगर हम उनकी फुटफॉल्स की बात करें तो वो फुटफॉल्स 20 से 25% कम रही है। अगर उनकी स्क्रीन ग्रोथ की बात करें वो भी कम हो गई है। तो क्लियरली एक ओटीटी का इम्पैक्ट मल्टीप्लेक्सेस पे आज है, जो कि एक रियलिटी है। वो कोई भी आप कुछ भी बोल दो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, बट इम्पैक्ट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप मल्टीप्लेक्सेस को बोल रहे हो कि आप टिकट प्राइसेस कम करो। मेरे हिसाब से टिकट प्राइस कम करने से फुटफॉल नहीं आता है। अगर ऐसे होता तो बहुत सारी पिक्चरें सुपर हिट बन जाती थी। अगर ये जो फुटफॉल जो आता है वो सिर्फ कंटेंट की वजह से आता है। अगर आप कंटेंट अच्छा दोगे तो ऑडियंस 300 क्या 500 क्या 1000 भी देगा वो कंटेंट के लिए। बट प्रॉब्लम ये रहा है कि पोस्ट कोविड एरा में लास्ट 3 साल से हमारे यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट ही कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं आ रहा है। हम एक पिक्चर अच्छी बनाते हैं 2 महीने के लिए, फिर वापस एक ब्रेक हो जाता है, फिर वापस एक अच्छी पिक्चर आती है, वापस ब्रेक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट कंसिस्टेंटली आना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लेक्स देखो, ये लोग मुनाफा नहीं बना रहे। इनका अगर आप ऑक्यूपेंसी देखो, इनके अगर आप मार्जिन देखो, सारे स्क्वीज हो गए हैं। एंड इंडिया में जो ऑडियंस है वो हर तरीके का ऑडियंस है, राइट। ऑडियंस ऐसा भी है जो 100 रुपए टिकट प्राइस देगा, सिंगल स्क्रीन में देखेगा। ऑडियंस ऐसा भी है जो मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर देखेगा और वो विलिंगली पे कर रहा है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम 500 रुपए का टिकट देके तुम जबरदस्ती मल्टीप्लेक्स में जाओ, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। वो एक एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लेक्सेस को ब्लेम करना गलत है पूरी तरीके से। बट या इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो हर जगह पर है। अगर आप एक्टर्स को ब्लेम करते हो, एक्टर्स को ब्लेम करना भी गलत है। क्योंकि अगर आज जो फुटफॉल्स आ रहे हैं बड़े पैमाने पे 4 करोड़ 5 करोड़ जो फुटफॉल्स आ रहे हैं, वो बड़े एक्टर्स ही लेके आ रहे हैं। स्मॉल मीडियम बजट कंटेंट देखने के लिए बड़े पैमाने पे लोग नहीं आ रहे हैं। 6 महीने में एक पिक्चर आएगी जो 3-2 होगी या कोई मीडियम बजट मूवी होगी। बट जो बड़े पैमाने पे फुटफॉल्स आ रहे हैं वो बड़े एक्टर्स ही लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंडस्ट्री को साथ में जुड़ के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला चीज है कि अपनी क्रिएटिविटी को सुधारे। अपना जो कंटेंट है जो आप बना रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, उसको सुधारे। कॉपी नहीं करे फिल्म्स, जैसे कि साउथ की फिल्म्स कॉपी होती है, इंग्लिश की फिल्म्स कॉपी होती है। अपना खुद का कंटेंट, फ्रेश कंटेंट बनाए। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है, जहां स्टेप बाय स्टेप अगर क्रिएटिविटी आपकी सही हो जाएगी तो आप स्टार्स को भी पैसा देना अफोर्ड कर सकते हैं और साथ में कस्टमर भी आपको उस चीज का पैसा देगा, बिकॉज एक्सपीरियंस पे वो कस्टमर देखेगा। एंड मल्टीप्लेक्स को और एक रीजन से ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज मल्टीप्लेक्सेस के वजह से जो ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ रहे हैं, ये सब मल्टीप्लेक्स की वजह से ही है। क्योंकि अगर हम टिकट प्राइसिंग की बात करें, इंडिया में टिकट प्राइसिंग हमेशा 70-80-100 रुपए की होती थी। सिंगल स्क्रीन प्राइसेस आज भी बहुत ही कम है। पर जो भी ये बॉक्स ऑफिस के नंबर्स आ रहे हैं 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़, ये सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस की वजह से है। तो मल्टीप्लेक्सेस को ब्लेम करना एक मेरे हिसाब से गलत चीज है। बट इंडस्ट्री के हर एंड में प्रॉब्लम्स है, सबको साथ मिलकर ये काम करना है और आगे इंडस्ट्री को बढ़ाना है। पॉइंट करें जो मैंने रखा ना कि कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ज़रूर चलेगा। और एक्चुअली 500,000 करोड़ की जो फिगर्स आते पता नहीं वो कितने सच होते हैं, लेकिन वो आते भी इसी वजह से क्योंकि मल्टीप्लेक्स। अब मैं दो सवाल रखना हूँ उसमें, अभी डायरेक्टर साहब से भी लेता हूँ राय। भावना जी ने एक बात कही मनोज जी से कि कैरेक्टर आर्टिस्ट या सेकेंड लीड थर्ड लीड, मतलब स्टार को छोड़ के उसके नीचे जो है उनको बार्गेन करना चाहिए, उनको रजिस्ट करना चाहिए, तय करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भावना जी कि बॉलीवुड में कौन काम कर पाएगा, ये जो 4 बड़े घराने हैं या तो वो लोग तय कर रहे हैं, या दिल्ली विश्वविद्यालय वाले जो कास्टिंग के 2 ग्रुप बन गए हैं वो तय कर रहे हैं कि किसको काम मिलेगा, वो MCCC हो या कास्टिंग बे हो। उससे बाहर कहाँ मिलता है काम। NSD और FTI लोगों को काम नहीं मिलता, बार्गेन कैसे करेंगे? ये कड़वी सच्चाई है। तो कोई भी छोटा आर्टिस्ट बेचारा पैसे के लिए बार्गेन कर नहीं सकता, जो मिल गया उसी में काम कर लो भैया। मैं नहीं मानती हूँ ये, और मैं नहीं मानती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर के आने से भी कोई प्रॉब्लम हुए हैं। इसके पहले देयर वर ऑल वेरी स्टीरियोटाइप ऑफ कैरेक्टर एक्टर्स। आज क्योंकि छोटे से छोटे रोल में सही एक्टर की तलाश करके वहाँ एक हीरे को डाला जाता है, तो डायरेक्टर की भी कोई कन्विक्शन होती है कि ये आदमी इस रोल के लिए सही है। तो the work is divided. It is there in the theater, it is there in the cinema, it is there in the OTT, and this is not a time. इस वक्त cinema और show business is going through a turning point. पैसा है मगर इस वक्त churning चल रही है। ये सारे problems को हम लोग face कर रहे हैं, and sometime later it's all going to be resolved. It always has. And not a time for character actors wanting to negotiate. It is a time for talking the really aces.
the top guys, because once that falls into place, everything will fall into place. नहीं, मैं ये पूछ लेता हूँ ना, अनिल शर्मा जी से पूछ रहा हूँ। अनिल शर्मा जी, आप ऊपर के दो चार जी, लोगों को बोलिए। ऊपर के दो चार बड़े आर्टिस्ट को तय करने की बजाय स्टार ले लिया, हीरोइन ले लिया, या एकदम मेन लीड, सेकंड लीड में, नीचे वाले आप तय करते हैं क्या? आप तो कास्टिंग बे या किसी कास्टिंग बे में नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वही बड़े फेमस हैं, आपने किसी भी उसको दे दिया कि भैया हमें इस तरह का कैरेक्टर चाहिए, तो एंट्री कहाँ है? दो ही गेट ऐसा हैं ये सर। बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, कास्टिंग एजेंसी तो 100 हैं। आराम नगर में 100 कास्टिंग एजेंसियां हैं जो काम Correct. करती हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी कास्टिंग एजेंसी डिसाइड नहीं करती कि कौन एक्टर होगा, क्या होगा। अल्टीमेटली हर डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कौन एक्टर होगा। हमारे पास कलाकार ऑफिस में आते हैं मिलने के लिए, और बाज दफे कास्टिंग एजेंसीज हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भेजती हैं, हम उनको करेक्टरों की रिक्वायरमेंट भेजते हैं, उस हिसाब से हमको 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 वीडियो आते हैं एक एक एक्टर के लिए। उसमें से हम एक एक्टर फाइनल करते हैं कि ये हमारे रोल के लिए राइट है या नहीं राइट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कास्टिंग एजेंसी फाइनल करती है एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ है जो आपके टीवी के माध्यम से मैं आज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिनमें भी ये मिथ है या जिन भी कलाकारों में ये मिथ है। अल्टीमेटली एक्टर वही फाइनल होता है जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि पिक्चर डायरेक्टर बनाता है, डायरेक्टर को ही बनानी है। और वो रही बात, इतनी देर से मैं बहुत सारी चीजें सुन रहा था, भावना जी को भी सुना, करण जी को, सबको सुना मैंने, और सबकी बातों में कुछ ना कुछ तथ्य है। भावना जी ने जो बोला कि ये घटना, ये इस तरह के टॉपिक आते रहते हैं, पहले भी आते रहते थे। मैं भी 1980 से काम कर रहा हूँ, आज इतने साल हो गए। ये दौर फिल्म इंडस्ट्री में कई बार आए, कई बार गए, कई बार उतार आए, कई बार चढ़ाव आए। और ये भी बहुत जरूरी है, जैसा कि भाई सबको मिलकर चलने की जरूरत है। थिएटर वालों के भी पैसे बहुत लगते हैं, उनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक्टरों की भी डिमांड बहुत ज्यादा, फुटफॉल लेके आ रहे हैं। मगर आज की डेट में, आज की रियलिटी ये है कि बॉलीवुड के एक्टर्स फुटफॉल नहीं ला पा रहे, ये सबसे बड़ा है। आज देखिए पिक्चर जूनियर एनटीआर की पिक्चर रिलीज होने वाली है, साउथ में देखिए उसका कितना बड़ा फुटफॉल है। तो वो अगर पैसे मांगता है तो डिमांड राइट है, उसके सारे थिएटर पूरा एक एक हफ्ता तक एडवांस में फुल है। जब मैं तहलका बनाता था, हुकूमत बनाता था धर्म जी के साथ, तो 7-7 दिन पिक्चर एडवांस में फुल रहती थी। उनका पैसा मांगना वाजिब है। आज किस एक्टर की फिल्म, किसी भी बड़े से एक्टर की फिल्म फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन फुल नहीं हो रही, कोई फुटबॉल ला ही नहीं रहे हैं। फुटबॉल कहाँ हो रहा है? बड़ी से बड़ी फिल्मों का 20 से 30%। क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूं, क्यों नहीं ला पा रहे फुटबॉल? अब मैं आ रहा हूं ना, उस पे मैं आ रहा हूं ना, क्यों नहीं आ रहा? प्लीज मुझे बोलने दीजिए। फुटबॉल ना आने की 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमारे एक्टर्स के लिए, जो हमारे स्टार्स के लिए, जो पब्लिक में जो फीलिंग थी, जो पहला एडोरेंस थी, जो पुराने जमाने में होती थी, वो नहीं रही। बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपने आप को इतना कॉमन कर लिया कि वो कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, वो कोई मिस्ट्री नहीं रहे। पहले एक्टर मिस्ट्री होते थे तो उनका फुटफॉल होता था। नंबर 2, वो हमारा कंटेंट ऑल इंडिया का नहीं रहा। हमारा कंटेंट बांद्रा से वर्सोवा तक सिमट गया। वो कंटेंट है ही नहीं। जिस कंटेंट को, वो दीवार नहीं रही, वो शोले नहीं रही, वो त्रिशूल नहीं रही, वो फिल्में रही, वो दिलवाले दुल्हनिया नहीं रही, वो 3 इडियट नहीं रही, वो फिल्में नहीं रही जो कि जिनका कंटेंट वो पूरे भारत से, मुन्ना भाई नहीं रही जिसका कंटेंट पूरे भारत से, बॉम्बे से लेके कन्याकुमारी तक रहे और पूरे भारत में रहे, हर जगह, हर छोटे शहर, भटिंडे में भी, तो बाराबंकी में भी लोग उस कंटेंट को समझ सकें। ऐसा कंटेंट नहीं रहा। हमारे जो डायरेक्टर है, जो आज बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे राइटर है, टेक्निकली बहुत सुपर में, लेकिन प्रॉब्लम उनकी क्या है? उन्होंने भारत देखा ही नहीं। उन्होंने देख के नाम पे अमेरिका देखा है, लंदन देखा है, बोरीवली, बांद्रा देखा है, वर्सोवा देखा है। उन्होंने देखा ही नहीं है जू देखा है। उन्होंने देखा ही नहीं है कि मथुरा क्या है, मेरठ क्या है, अलीगढ़ क्या है। अनिल शर्मा सर, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कंटेंट नहीं ला पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी अनिल शर्मा सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है ना, आपने दुनिया देखी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे मतलब नॉट पर्सन, कि आप जैसे लोग ही अच्छे टैलेंट को आगे ला पाएंगे, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, लीड एक्टर हो। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 2 गेटवे बने सर, ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। आप खुद कह रहे हो कि टैलेंट नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं बन रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? वो बेचारा साइड एक्टर थोड़ी जिम्मेदार है कि मेरे को, मैं काम कर सकता हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं मेरी कंपनी में जो बेस्ट होता है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन जो दूसरी फिल्में बन रही हैं, वो जो कंटेंट आ रहा है, वो जो लोग बना रहे हैं, और वो जो उनमें डायरेक्टर हैं, उनमें जो राइटर हैं, उनमें जो एक्टर्स हैं, उन्होंने संसार देखे नहीं है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि जैसे मैं मेरे यहाँ, त्रिखा जी, आप एक बात समझ लीजिए, जैसे
जी मैं एक बार, मेरे को बात पूरा करने दीजिए, बोलिए। मेरे को मेरी बात पूरा करने दीजिए, मैं बता रहा हूं अपनी बात। जैसे मेरे को जब उत्कर्ष को लॉन्च करना था तो मैंने उत्कर्ष को सबसे पहले बोला तू जा सेकंड क्लास के डब्बे में बैठ और पूरा तू मथुरा जा, आगरा जा और पूरा हिंदुस्तान 15-20 दिन घूम के आ। तू अमेरिका से पढ़ के आया लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, पहले तू भारत देख, भारत समझ। अगर तू भारत समझ गया, भारत के तू लोगों में, आम आदमियों की तरह ऑटो में गया, रिक्शे में गया, ठेलों पे तूने खाना खाया, गांवों देहातों में गया, तो तेरे को समझ आएगा भारत क्या। जब तेरे को भारत समझ आएगा तो तू भारत के लिए फिल्म सोच सकेगा, भारत के इमोशंस को समझ सकेगा। प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में हम भारत के इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं और हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक रह गए, इसीलिए हमारा कंटेंट पूरे भारत में नहीं जा रहा है। अनिल जी, पॉइंट आ गया आपका। फिल्म आती है त्रिखा जी के पूरा भारत समझ रहा है तो पूरे भारत में हिट हो गई है। वो इसलिए हो रहा है सर, मैं वही तो लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पूरे समस्या की जड़ जहां पे करण ले गए थे, करण दुरानी ने क्या क्या की, कंटेंट इज द किंग। अगर आपके माल अच्छा है तो बिकेगा सर, वो पक्का बिकेगा अगर आपने माल लेके आए। आशु त्रिखा जी, तो 1000 रुपए की भी टिकट होगी तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। आशु त्रिखा जी, अब पूरे सिनेरियो को आप देखिए, क्या अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, क्या अच्छे स्टार नहीं है, हमने क्या सिस्टम क्रिएट किया है। अब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को ही देखिए कि 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उनकी बर्थडे पार्टी से जो रेवेन्यू होती है उसको भी शेयर करते हैं। बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलता है और वो पैसे मांगता है तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा मांग रहा है, तो उधर भी गड़बड़ है, इधर भी गड़बड़ है। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो मैं गेटवे वाली बात कह रहा हूँ, ये सच्चाई है सर। मैं भी बॉलीवुड को 20-25 साल से कम क्लोजली बॉम्बे में देख रहा हूँ कि लोग कैसे बेचारे फंसे हुए हैं। खुद अनिल जी मान रहे हैं कि जो आदमी एसी कमरे में बैठा जिसने कभी गाँव नहीं देखा, वो स्क्रिप्ट लिख रहा है और डायरेक्टर लिखवा रहा है कि यार थोड़ा ये वाला सीन डालो ना, एक मसाला गाना एक डालो। तो सारा कुछ जो गड़बड़ हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई एक इंडिविजुअल का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ कि वो दोषी है, लेकिन वो सिस्टम हमने क्रिएट किया और मत्थे मर रहे हैं मल्टीप्लेक्स के। अब मल्टीप्लेक्स क्या करें, आप 500 करोड़ की फिल्म लेके आ रहे हैं तो वहाँ तो प्रॉब्लम होगी ना सर। तो इसको कहीं ना कहीं जाके पिन पॉइंट करना पड़ेगा आपको कि आप उसको आगे ले जाएं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो सिनेमा है वो डायरेक्टर्स मीडियम है, उसमें सिर्फ डायरेक्टर तय करेगा। उसमें किसी चैनल में बैठा हुआ ईपी नहीं बताएगा कि ये वाला सीन गड़बड़ है क्योंकि इसके पीछे की दीवार नीली नहीं पीली चाहिए मेरे को, वो तय कर रहा है। आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं सर, माफी के साथ कह रहा हूँ ये। बोलिए त्रिखा जी। नहीं, तो जो आप कह रहे हैं सही बात है और जो अनिल जी ने भी कहा वो भी बिल्कुल सही बात है, और मैं इसके विपरीत कोई बात करना नहीं चाह रहा हूँ। फिलहाल चक्कर क्या है ना, मैंने सबसे पहली बात अपनी ये रखी थी कि किसी और पर उंगली उठाने से हम लोग इसके सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसका सोल्यूशन हम सबको अपने ऊपर लेकर के अपनी दारोमदारी पे इसको ठीक करना पड़ेगा। ये बात वाकई करेक्ट है कि हमको स्क्रिप्ट लेवल से लेकर के शुरू करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा आखिर तक। पूरे सिस्टम में चेंजेस लानी पड़ेंगी, तब जाकर के फिल्में चलेंगी। हमको कंटेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये फैक्ट है कि लिखने वाले लोग, अगर मैं आज इस किस्म की फिल्म लिख करके जाऊं, जैसे अनिल जी बता रहे हैं कि मथुरा की फिल्म है, या मैं बनारस की फिल्म ले लो या आप प्रयाग की फिल्म ले लो, ऐसी फिल्म उठा करके ले जाकर के मैं बॉम्बे में किसी को देता हूं और कोई आकर के बोल देता है कि इधर आ, ये समझ में आ रहा है तुमको डायलॉग क्या है, और अगर वो डायलॉग उसको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे डायलॉग चेंज करना पड़ रहा है, तो मैंने क्रिएटिव के साथ में वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। अगर जिस दिन एक्टर्स अपने आप को उसके अंदर ढालना शुरू करेंगे, कैरेक्टर्स के अंदर, कहानी के अंदर, आपके कॉन्सेप्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट जो है वो सर्वोपरि हो जाएगा। हमको क्रिएटिव सबसे पहले कंटेंट को ऊपर लेना पड़ेगा। बाकी जो रही बात किसी एक्टर की कि कोई एक्टर इतना पैसा मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, उनका मांगना उनके ऊपर है, देना ना देना भी तो हम पर है ना, कि हम देना चाहते हैं उतना कि नहीं देना चाहते। हम फिल्म को, अगर आज हमको लगता है कि ये बंदा इस किस्म का फुटफॉल लाता है, तो जाकर के जो सिस्टम है वो लोग जाकर के बोलते ठीक है हम आपको इतने पैसे देते हैं। कि आपको ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो धीरे धीरे चेंज होते 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 इस स्तर तक पहुंची है, जिसमें पूरे चेंजेस जो है राइट टू करने पड़ेंगे। नॉट ओनली सिर्फ एक्टर्स की प्राइसेस नहीं, एक्टर्स की मानसिकता पर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्रिएटिव के ऊपर। आपका ये बोलना भी राइट है कि कोई ईपी जो है वो चैनल में खड़े होकर के ये नहीं बोल सकता कि पीली दीवार है तो आप इसको इसी वजह से नहीं चल रही, चेंज करो। ये सारी चीजें देखते हैं इतने खर्चे हम देखते हैं जो पर्दे पे नहीं दिखते हैं, पर आते तो कॉस्ट पे है ना, फिल्म की कॉस्ट पे आते हैं। कहां से निकलेंगे? यहीं से निकलेंगे। तो करेक्ट।
अगर अगर हम अपने अंदर झांकना शुरू करें और नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग उसके ऊपर चेंज करना शुरू करें, मैं जब बोलता हूं हम, हमारा मतलब सिर्फ सिर्फ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का नहीं है, सिर्फ क्रिएटिव लोगों का नहीं है, एक्टर्स भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी। हम बार बार किसी और करके बोले ये अगर ले आए ठीक तो हमारा काम हो जाए, वो अगर ठीक काम करे तो हमारा काम ठीक हो जाए, हम अगर ठीक करें तो हमारा काम, इस तरीके से ये सोल्यूशन होने वाले नहीं जब तक हम अपने आप पर ऊपर नहीं लेते कि हम सारी चीजों को अपने हिसाब से ठीक करें और सब जी। साथ चलें। तब तक वो तब्दीली लाना, वो एक चेंज लाना, वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मुश्किल सर हो गया है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो बहुत सारी जो अंदर जो हो रही छोटी छोटी चीज़ें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक उन पे चेक नहीं लगाएंगे ना, तो सिनेमा ना लार्जर देन लाइफ है। आप जो स्क्रीन पे देखते हैं ना 70 mm की, उसमें जो आदमी हीरो दिखता है वो 6 फुट का नहीं होता सर, वो बहुत बड़ा दिखता है। थिएटर का आदमी 6 फुट का दिखता है, इसलिए वो एक्ट्रेस मीडियम कहा जाता है। ये तो डायरेक्टर्स मीडियम है, सब कुछ वो तय करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, कुछ सेकंड्स का। मनोज जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लौट के तुरंत आते हैं अभी। स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है कि करण जौहर का दर्द क्या है। दरअसल ऐसी बात करण जौहर ने कही, उसके ज़रिए ये पूरी डिबेट हो रही है। मैं यहाँ पे एकदम साफ करूँ कि किसी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए उदाहरण के तौर पे वो लोग आ रहे हैं। और जो सबसे बड़े नाम होते हैं वो हमेशा आते हैं, चाहे वो बिजनेस की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें या फिल्म की बात करें। अभी हमने बहुत चर्चा की कि इस पूरे मेस के लिए जिम्मेदार कौन है। मनोज जी के पास जाने से पहले मैं मनोज जी एक बार करण के पास जाना चाहूँ। करण, अभी देखो इस पूरी डिबेट में कम से कम यहाँ पे एक कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है कि कंटेंट पे फोकस होना चाहिए, और ये नहीं ठीक करेंगे तो फिर काम चलेगा नहीं। अब मैं थोड़ा सा उधर भी जानना चाहता हूँ कि जो मल्टीप्लेक्सेस वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे गेम में डीपली इन्वॉल्व है। यानी वो फिल्म बनने के पहले या रिलीज़ होने के पहले प्रीव्यू में वो भी बैठते हैं। मेरे को पूरी जानकारी है कि वो बैठते हैं, देखते हैं फिल्म, उसके बाद ही वो यस बोलते हैं, ग्रीन लाइट, कि हाँ अब इसको इस फ्राइडे को उतारना है। वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है सर। क्या वो लोग अपने इस प्रोडक्ट को देख नहीं रहे हैं कि आप रिपीट पे रिपीट मारे जा रहे हो, 300-300 करोड़ रुपए की फिल्में बना रहे हो, ये क्या बनाया क्या आपने? उनके यहाँ क्वालिटी चेक का कोई होता फार्मूला कि नहीं होता सर? तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कंटेंट पे उनका जरा भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लेक्सेस है, इनको पिक्चर के स्क्रीनशॉट्स या रिव्यूज या थोड़े ट्रेलर्स या ऐसे कुछ देखने मिलते होंगे, बट कंटेंट पे उनका कंट्रोल नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि उनका जो बिजनेस है वो मल्टीप्लेक्स है, स्क्रीन चलाने का है, ऑडियंस को कंज्यूमर एक्सपीरियंस देने का है, फूड देने का है, लग्जरी देने का है। उनका ये काम नहीं है कि कंटेंट में क्या होएगा। उनके पास क्रिएटिव एक्सपर्टीज जरा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिकॉज उनके पास कंट्रोल नहीं है, इसके लिए उनके लिए नेगेटिवली वर्क करता है। बट उन्होंने भी एफर्ट्स डाले हैं, जैसे कि सिनेमा डे हो गया। बहुत बार ऐसी भी हुई है कि उन्होंने अपना मार्केटिंग करके, जैसे कि अभी सिनेमा डे की जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स बना रहे वो लोग कि आप हफ्ते में 4 बार आ सकते हो, महीने में 10 बार आ सकते हो, 300 रुपए की लॉयल्टी प्रोग्राम ले लो। तो अपने कॉस्ट पे, अपने मार्केटिंग कॉस्ट को लेके वो हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि लोग फुटफॉल आए और लोग सिनेमा में बड़े पैमाने पे आए। जैसे कि फूड की अगर हम बात करें, फूड पे डिस्काउंट दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जब तक कंटेंट नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होएगा। दूसरी अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ी पहली बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जो हिंदी के स्टार्स है वो साउथ में नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम फुटफॉल्स की बात करें, जैसे अनिल जी ने कहा था कि फुटफॉल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हिंदी स्टार्स फुटफॉल नहीं दे पा रहे हैं। हमेशा से ऐसा ही रहा है कि साउथ के जो फुटफॉल्स है वो हिंदी के फुटफॉल से ज्यादा रहे हैं, क्योंकि साउथ में आपकी टिकट प्राइस की कैपिंग होती है, 150-200 रुपए की कैपिंग है कुछ स्टेट्स में, इसके लिए वहां पे फुटफॉल हमेशा ज्यादा आते हैं। बट आज की तारीख में साउथ के फुटफॉल्स और भी ज्यादा बढ़ गए, बिकॉज के 2 बड़े रीजन है। पहली बात, जो साउथ के स्टार्स है उन्होंने हिंदी डब मार्केट में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस देखा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने रीजनल मूवी देखी थी, डब मूवीज देखी थी, तो ये इन साउथ के एक्टर्स को बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस आया है यहाँ पे। और दूसरी बात यह कि उनकी कंटेंट की क्वालिटी सुपीरियर है। हमारी जो हिंदी की कंटेंट की क्वालिटी है वो शायद अप टू द मार्क नहीं है, वो सिर्फ अर्बन ऑडियंस के लिए है। बट उनकी जो कंटेंट की क्वालिटी है, चाहे वीएफएक्स बोल दो, चाहे वो स्टोरी लाइन बोल दो, वो बहुत ही पैन इंडिया अप्रोच है, बहुत ही ग्लोबल अप्रोच है, लार्जर देन लाइफ टाइप जैसे हम बोले। तो मेरे हिसाब से ये 2 रीजन है जहाँ पे हिंदी मूवी इंडस्ट्री आपके हिसाब से साउथ की अगेंस्ट थोड़ी बैक है। बट अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि स्टोरी लाइन की बात कर दो, और जैसे कि अगर हम एक्टर्स की रोल्स की बात कर ले, तो मेरे हिसाब से हिंदी में भी पोटेंशियल है वो फुटफॉल लाने का। तो ये दिन दूर नहीं है कि हिंदी फुटफॉल ब्रेक करेगा, बट राइट एक्टर को राइट रोल और राइट स्क्रिप्ट और राइट वीएफएक्स और राइट मूवी बननी चाहिए।
मनोज जी, मैंने आपसे कहा था एक बड़ा ज़रूरी सवाल पूछेंगे। अभी सब लोग ये कह रहे थे कि जो हमारे छोटे आर्टिस्ट हैं, स्टार से नीचे वाले हैं, भावना जी कह रहे थे नहीं नहीं उनको नेगोशिएट करना चाहिए, डायरेक्टर साहब कह रहे नहीं हम लोग डिसाइड करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि कास्टिंग डायरेक्टर वो ऑडिशन भेजे ही ना, या उसने भेजा और डायरेक्टर साहब को पसंद आया तो उसने कह दिया आजकल वो विदेश गए हुए हैं, है ही नहीं, अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, डेट्स नहीं है। ये भी तो पॉसिबल है। तो डायरेक्टर साहब को थोड़ा ज़्यादा इंस्टिगेट करना चाहिए इन सब चीज़ों में, जिससे कि न्यू टैलेंट आए। मैं बार बार उसे वही ला रहा हूँ कि कंटेंट पे बढ़िया काम हो। सर, मैं सर्वप्रथम तो करण जी ने जो बात कही उससे सहमत हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले डायरेक्टर था, वो स्क्रीन टेस्ट लेता था, स्क्रीन टेस्ट, जिसे स्क्रीन प्ले पता है, जिसे स्टोरी पता है, जिसे कैरेक्टराइजेशन का सब कुछ पता है, वो क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। अभी अनिल जी शायद है नहीं, लेकिन अनिल जी अभी एक फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझे खुद बुलाया था फोन करके, डायरेक्टर ने खुद बुलाया था, किसी कास्टिंग एजेंसी ने मुझे फोन नहीं किया था। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक डायरेक्टर के दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर का वर्णन कुछ कास्टिंग एजेंसी को किया जाता है, वो कास्टिंग एजेंसी अपने यहाँ जो एम्प्लॉइज है उनको कहते हैं, फिर वो एम्प्लॉय वो एक्टरों को फोन करते हैं, फिर वो एक्टर जो है वो अपनी समझ से, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अपनी समझ से अपने छोटे किरदार करने वाले जो एक्टर है उनके बारे में पूछा, इसलिए बता रहा हूं जो मेरा अनुमान है कि वो अपने ऑटो सिस्टम में जाकर ऑटो डायरेक्टर हो जाता है, वो खुद, उसे ब्रीफ मिलता है, सामने डायरेक्टर नहीं है, तो वो अपने वो ऑटो सिस्टम में जाकर ऑटो डायरेक्टर खुद हो जाता है और खुद वो ऑडिशन देता है। तो हो सकता है कि वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, शायद वो ऑडिशन फिजल आउट हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो पहले डायरेक्टर बुलाते थे, अभी कास्टिंग एजेंसीज के पास गए हैं, ठीक है, कंपटीशन बड़ी है, प्लेटफॉर्म्स बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है, एक को अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन होता क्या है कि जो छोटा एक्टर है वो बेचारा इनसिक्योर होता है, तो वो बार्गेनिंग की अवस्था में नहीं होता। बिल्कुल सही। तो जो बड़े एक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं 35 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, 90 साल से कर रहा हूं, ओके, मैंने कभी अपना पर्चा छपवाने के लिए किसी मैगजीन में मैं नहीं गया कि मेरा ये आर्टिकल छपवा दो, या किसी पब्लिसिस्ट को रखा, मैंने नहीं कभी किया। ये मेरा अपना वो है कि मैं अपने, बट यस, एक बात सीख गया कि नहीं, आप प्रोडक्ट हो, आपको मार्केट करना ही पड़ेगा अपने आप को। आप अगर आप प्रोडक्ट हो, भले आप टैलेंटेड हो, लेकिन अपने आप को आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो ये बात ऐसी है कि जो छोटे एक्टर्स हैं बेचारे, वो सर्वाइवल के, कोई सीरियल करता होगा, कोई ओटीटी में करता होगा, सबको आज टैलेंटेड एक्टर को काम मिलता है, संख्या बढ़ गई है, इसकी वजह से शायद इसलिए किसी एक को कोसना, बट यस, ये जो सिस्टम है ना, ऑडिशन वाली सिस्टम। जी सर, मनोज सर, हाँ जी बिल्कुल पॉइंटेड बात यही है। देखिए, इसमें मैं, आप लोग भी कह रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि किसी इंडिविजुअल को यहाँ मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि करण जौहर ने ऐसा बोला तो वही दोषी हैं, या यस जी की कंपनी पर दोषी है, नहीं। ये एक सिस्टम है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है कि इसमें बड़े प्रोडक्शन हाउस और जो बड़े स्टार हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, वहीं पे आके बॉल रुकती है। क्योंकि जो बहुत समराइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत टैलेंट की हमें ज़रूरत है ना, हम स्टार के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नए स्टार, हमको बताया ना पिछले 10 साल में और हमने कितने स्टार क्रिएट किए, कितने पंकज त्रिपाठी हम बना पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है। जी करण, बहुत छोटे में सर, 10 सेकंड में जी। एक छोटा पॉइंट मेरे को देना होगा, जैसे कि हमको ना बड़ा सोचना होगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि 200 करोड़ की पिक्चर, 500 बनाओ, 1000 करोड़ की पिक्चर, लेकिन पिक्चर ऐसे बनाओ जो ग्लोबल स्केल पे चले। अगर आज हम फॉरेन पिक्चरों की बात करें तो उनकी सिर्फ 25-30% कलेक्शन यूएस से आती है, बाकी नॉन यूएस मार्केट से आती है। इंडिया ही ऐसा मार्केट है जहां पे सिर्फ 10% नॉन इंडिया मार्केट से आता है। तो बड़े पैमाने पे बनाओ, बड़ा सोचो, पर इंडस्ट्री साथ में आके काम करे।
एग्जैक्टली बड़ी आप 1000 करोड़ की फिल्म बनाइए, 2000 करोड़ की फिल्म बनाइए, फिर अवतार जैसा कलेक्शन भी करके दिखाइए, लेकिन आपको उसके लिए फिर एक फेयर चीज करनी पड़ेगी। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्टिस्ट हैं आप लोग, कमर्शियल बाद में आता है, तो जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े कास्टिंग हाउस हैं, उन सबको ये सोचना पड़ेगा, वरना ये मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि OTT में बहुत सस्ती दरों पे वो चीज़ अवेलेबल है। अगर आप आज नहीं मानेंगे तो कल और प्रॉब्लम बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से इस चीज़ को रखा है। नथिंग पर्सनल किसी इंडिविजुअल के लिए, लेकिन एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, लार्जर देन लाइफ सिनेमा आप बना रहे हैं, तो आपको फिर उतना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।